अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर अंसारी। आज हम चैप्टर नंबर 6 का बर्नौली इक्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। फॉर आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको दबाया ना जा सके। एक ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, मतलब उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ना हो, या बहुत कम हो, ना होने के बराबर। तीसरे नंबर पे वो स्टेडी फ्लो हो, मतलब ऐसा फ्लूइड जो रेगुलर फ्लो कर रहा है, उसकी फ्लो में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, कोई उसकी फ्लो को ख़राब नहीं कर रही, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो रेगुलर फ्लो कर रहा है। तो ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसे फ्लूइड के लिए बर्नौली ने एक इक्वेशन दी, जिसको हम यूँ लिखते हैं कि अगर मैं इसका सम लूँ, मसलन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं इसको लिखूँगा हाफ रो वी स्क्वायर। रो क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसके नीचे वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो मैं मैस ओवर वॉल्यूम को इकट्ठा रो लिख सकता हूं, जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मैं यहां पर लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। और अगर मैं इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा तो मैस ओवर वॉल्यूम मिलकर रो बन जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी बर्नौली की। तो मैं अब इसको यहाँ से ज़रा मिटा देता हूँ, जो मैंने आपको ये बात अलग से लिखी है। तो ये इक्वेशन हमारी चलेगी, जिसको हमने प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म साइज का है। मतलब आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाली साइड पे जो एरिया है वो लार्ज है, मतलब पाइप मोटा पाइप है काफ़ी, और यहाँ पे निचली साइड पे एक ज़रा तंग पाइप है, मतलब उनका साइज यूनिफॉर्म नहीं है। और दूसरी ये कि इनकी हाइट भी एक जैसी नहीं है। ये वाली ज़्यादा हाइट पे पाइप का सिरा है और ये वाला सिरा ज़रा कम हाइट पे मौजूद है। तो अब हमने बर्नौली की इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। ये हमने प्रूव करना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, पाइप के ऊपर वाले सिरे पे वर्क मालूम करेंगे, जिसको हम W1 का नाम देंगे। अब आप जानते हैं W1 अगर वर्क का हम फार्मूला लिखें तो वो आएगा F डॉट डी। चूंकि डी हमारा क्या है, आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने कहा हुआ है कि ये एक छोटा सा हिस्सा है पाइप का, कि पाइप में जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो करेगा वो डेल्टा x1 ये वाली उसकी चौड़ाई हो गई, और यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करेगा। जब नीचे वाली साइड पे वो आएगा फ्लूइड फ्लो करके, तो अब नीचे वाली साइड पे वेलोसिटी क्या मेंटेन हो रही है, उसको हम v2 का नाम देंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 का नाम देंगे, और डेल्टा x2 यानी पाइप के इस छोटे से टुकड़े का साइज डेल्टा x2 होगा। तो अब इसका मतलब जो मेरा d है वो असल में डेल्टा x है, और चूंकि मैं वर्क मालूम कर रहा हूं अपर साइड पे, तो मैं इसको 1 का और 1 का नाम दूंगा, और डॉट ख़त्म करूंगा तो मैं यहाँ पर लाऊंगा F1 डेल्टा x1 कॉज ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या है आप जानते हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट ख़त्म की जाएगी तो हम यहाँ पर अब ये वेक्टर की शक्ल में लिखे जाएंगे। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट ख़त्म की जाएगी तो कॉस थीटा आएगा। अब थीटा क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, तो आप देखें फोर्स है, अगर मैं प्रेशर का फार्मूला लिखूं तो वो बनता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ से क्या निकलेगी,
प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो ये आपने अलग से याद रखना है। और डेल्टा एक्स ये मुझे निकालना है वेलोसिटी के फार्मूले से। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इधर से डेल्टा एक्स या को अलग करना हो तो वी डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। तो बेटा मैं यहां पर अब इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। F1 की जगह मैं पुट करूंगा P1A1 और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा x1 की जगह V1 डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्लूइड का प्रेशर है यहां पर ऊपर वाली साइड पर वो आगे की जानिब है, क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस लिक्विड पे जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर वो आगे की तरफ ही कर रहा है, और उसके नतीजे में जो फ्लूइड का प्रेशर है वो भी आगे को है। तो हम देखेंगे प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन बन जाएगा जो आगे की तरफ होगा, तो हम थीटा को 0 कंसीडर करेंगे, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थीटा को 0 कंसीडर करेंगे और कॉस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और ये हमारा रिलेशन बन जाएगा वर्क 1 का। उम्मीद है आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम निचली साइड पर वर्क मालूम करेंगे, तो हम उसको हेडिंग दे सकते हैं वर्क एट लोअर एंड, तो वो हमारा वर्क होगा W2। तो देखें इसके लिए भी हमारा वही फार्मूला F2, अब मैं ज़रा डायरेक्ट लिखूंगा F2, चले मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। डेल्टा x2 डॉट ख़त्म करें इनके दरमियान, तो आ गया F2 डेल्टा x2 और यहाँ भी कॉस थीटा। अब आप देखें यहाँ पर जो थीटा है वो कैसे काम कर रहा है। अब डायग्राम में देखें वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ है, यानी यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी है वो आगे की जानिब है, और जो प्रेशर है एयर का वो अगेंस्ट लग रहा होगा, वो उसको रोकना चाह रहा होगा। तो इस सूरत में दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे फ्लूइड यहाँ पर थीटा 180 के साथ काम करेगा। तो मैं इसको 180 करूँगा, और आपको पता है कॉस 180 -1 होता है, तो हमारा W2 का रिलेशन आ जाएगा। F2 की जगह बेटा दोबारा वही रिलेशन, P2 यहाँ पे शुरू में माइनस लिख देता हूँ कॉस 180 का, और P2 F2 की जगह हमने लिखना है P2A2, और डेल्टा x की जगह V डेल्टा t लिखना था, तो हम लिखेंगे V2 डेल्टा t। यहाँ डेल्टा t1 नहीं लिखा और नीचे डेल्टा t2 नहीं लिख रहे, क्योंकि हम सेम इंस्टेंट पे इसको चेक कर रहे हैं कि जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो सेम इंस्टेंट पे, यानी एक ही वक्त में काम हो रहा है, तो हम इसको 1-2 का नाम नहीं देंगे। तो बेटा ये वर्क हमने मालूम किया, तो देखें आपने क्या सीखा कि हमने ऊपर वाली साइड पे वर्क मालूम किया और नीचे वाली साइड पे वर्क मालूम किया, तो दोनों का नेट वर्क डन क्या होगा। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए हम इन दो रिलेशंस को, मैं ये वाला अभी और ये वाला रिलेशन अभी यहाँ लिख ही रखता हूँ, और मैं यहाँ पर इस रिलेशन को भी मिटाने लगा हूँ, क्योंकि जगह कम है यहाँ मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। तो आप देख लें कि हमने जब नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन होगा W बराबर वर्क 1 प्लस वर्क 2, और मैं इस रिलेशन को आगे लिखूंगा P1 A1 V1 डेल्टा t, और प्लस करके जो माइनस वाला वर्क 2 है वो माइनस साइन आ जाएगा दरमियान में, P2 A2 V2 और डेल्टा t। नहीं जी, अब यहाँ से मैं एक हवाला दूंगा एक और टॉपिक का, जो यकीनन अगर आप इस टॉपिक पे आ रहे हैं तो वो आपने इससे पिछला टॉपिक देखा होगा, किसी वक्त मैं उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें आपने एक चीज़ सीखी थी कि जो एरिया और वेलोसिटी होता है
ये फ्लो रेट के बराबर होता है। और फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लूइड फ्लो ओवर टाइम। तो देखें, अगर मैं इस रिलेशन में एरिया, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। और याद रखें, ये रिलेशन जो था एरिया मल्टीप्लाई वी का, इसकी एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी है कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब जो ये फ्लो रेट है वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है यहां ए वी टी जो है, अगर मैं उसको लिखूं दो साइड्स पे, यानी अपर और लोअर एंड पे चेक करूं, तो A1 V1 T1 और लोअर एंड पे A2 V2 T2 बराबर होगा। तो आप देखें ऊपर वाली साइड पे जो नेट वर्क डन है हमारा, उसमें एरिया, वेलोसिटी और टाइम ये तो चूंकि सेम थे, अगर ये सेम थे तो मैंने इनको एरिया, वेलोसिटी, टाइम लिख दिया और इनको कॉमन ले लिया। बाकी पहली इक्वेशन में से बचा P1 और दूसरी इक्वेशन में से बचा P2। और आप देखें एरिया, वेलोसिटी, टाइम मैंने यहां लिखा है कि ये वॉल्यूम के बराबर होगा, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बन गया और P1 माइनस P2 ऐसे रहा। अब आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वो बन जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। तो देखें बेटा, मैं यहां वॉल्यूम की जगह अब मैं पहले P1 माइनस P2 को लिख देता हूं और वॉल्यूम की जगह मैं लिख देता हूं मैस ओवर डेंसिटी। दिस इज द रिलेशन ऑफ वर्क डन। ये वो नेट वर्क डन है जो फ्लूइड के फ्लो करने की वजह से बन रहा है। तो बेटा अब मैं दोबारा इस फाइनल रिलेशन को मैं यहां लिख ही रखता हूं और बाकी वाला रिलेशन मैं मिटा रहा हूं। तो अभी देखें हम क्या करेंगे। अब हम यहां पर बताएंगे कि जब फ्लूइड ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस दौरान कुछ और काम भी हो रहा था जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब हम उसका हवाला ज़रूर देंगे। क्योंकि देखें फ्लूइड का अपर एंड वाला सिरा जो है, ये अपर साइड, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो अपने पास रखता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट पर मौजूद है। अब अगर वो नीचे आता है तो हाइट से नीचे जैसे जैसे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, और अगर वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। जैसे देखें हम घरों में टैंकी का इस्तेमाल करते हैं, तो टैंकी में जैसे ही आप कहीं टूटी खोलते हो घर में, तो अब वो बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा होता है, बड़ी वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा होता है, वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा होता है। तो मतलब हम कहते हैं कि यार आप अगर अच्छी वेलोसिटी लेना चाहती हैं तो आप अपनी टैंकी को बुलंदी पे रखें, जितनी बुलंदी पे होगा उसी हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो चेंज हो, और वो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो टोटल वर्क डन हो रहा था, ये W वाला, ये असल में उस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज था प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज था। तो देखें मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही वर्क अपीयर होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेटा अब W की जगह ये रिलेशन लिख दें आप, P1 माइनस P2 M ओवर रो। तो मैं लिख देता हूं P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रो बराबर होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv2 का स्क्वायर, क्योंकि हम जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो लोअर पॉइंट है और उसको हमने v2 के नाम से रिप्रेजेंट किया है, तो हम बोलेंगे mv2 का स्क्वायर, और माइनस हाफ m
V1 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन बना। तो इसी तरह मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ अब। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब mgh। तो फाइनल हमारा है 2 mgh2 माइनस mgh1। तो यहाँ देखें m ओवर रो रिलेशन मौजूद था, P1 माइनस P2 का रिलेशन मौजूद था। तो ज़रा गौर करें इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैस है, इसके अंदर मैस है, इसके अंदर मैस है, इसके अंदर मैस है। अब मैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखूंगा, यहीं से मैं इसको करूंगा ताकि हमारा टाइम बचे और वीडियो का टाइम ज़रा शॉर्ट ही रहे। तो मैं कहूँगा ये m कॉमन ले लो, तो मैं ये कॉमन लूँगा, इसका 1/2 यहाँ रहेगा। अगर मैं m कॉमन लूँगा तो सब में से m को ख़त्म होना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर आ गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो अब देखें ये मैस यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये वाला मैस और ये वाला मैस चूँकि सेम है ये आपस में कैंसिल हुए। तो अगले स्टेप में कैंसिल हुए तो मतलब आप इनको ख़त्म कर सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी नीचे आ रही है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो सकती है, इधर को इसको नीचे से ख़त्म कर दो। तो ये मतलब हुआ कि डेंसिटी अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसको अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ भी एक स्टेप को मतलब बचाऊँगा ताकि हमारा टाइम बचे। इस हाफ के साथ अब मैं रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी हाफ इंटू रो, और रो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं हर एक के साथ लिख दूंगा रो, रो और ये रो। आपको नहीं कह रहा रोने का, इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखें अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, आपने सिंपल इतना करना है कि माइनस वाली रकमों को एक तरफ कर दें। तो ये P1 चूँकि पॉजिटिव था इधर ही रखें, ये वाली नेगेटिव वाली रकम इसको इधर लाएं तो ये बन जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये नेगेटिव वाली रकम उसको इधर ले आए बन जाएगी रो GH1 और बराबर। तो अब देखें ये रकमें इधर आ चुकी हैं। तो अब P2 को उधर ले जाओ क्योंकि P2 यहाँ नेगेटिव है, वो उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। और उधर ऑलरेडी जो पॉजिटिव रकमें थी वो थी हाफ रो V2 का स्क्वायर और प्लस रो GH2। तो बेटा हमने असल में क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि तीनों रकमों का सम लें तो वो बराबर होता है तीनों रकमों के सम के। इसका मतलब ये है कि प्रेशर में अगर कमी आ रही है तो काइनेटिक हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाए तीनों का, लेकिन सम करेंगे पाइप के किसी भी हिस्से पर, मतलब अपर साइड पे कर लें या लोअर साइड पे कर लें, तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा बर्नौली इक्वेशन का तरीका, मतलब ये बर्नौली इक्वेशन है हमारी। तो अब यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में कि इनके 1 1 2 2 ख़त्म कर दें और सिंपल इसको जनरल इक्वेशन लिख दें। तो ये वाली साइड ख़त्म, मतलब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहेगा। ओके जी, तो यहाँ तक हमारा ये रिलेशन हुआ कंप्लीट। अब मैं इसके मुतालिक एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो अक्सर MCQs में आ जाती है। यहाँ जो 3 टर्म्स यूज हुई हैं, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा इनके यूनिट सेम है तीनों के। ये बात हमारी MCQs की स्टेटमेंट बन जाती है कि प्रेशर हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे सेम होगा, देखिए मैं इसको लिखता हूँ, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मैं इसका रिलेशन लिख देता हूँ और मैं इनके यूनिट बराबर करना चाहता हूँ। तो यहाँ काइनेटिक क्या है, हाफ mv² और नीचे वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। चलें अभी मैं उसको सिंपल लिख देता हूँ वॉल्यूम, जब यूनिट लिखूंगा तो मैं लिख लूँगा, इसको मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। और पोटेंशियल का भी तीनों के यूनिट सेम है, मतलब मैं इधर भी वही काम करूँगा, mgh ओवर वॉल्यूम। तो देखें ज़रा फोर्स क्या होती है, उसका फार्मूला ma। अब मैं क्या फिर स्टेप बाय करूँगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ F बराबर ma, ठीक है, ओके। तो अब देखें मैस है, ए मैंने बड़ा लिख दिया, सॉरी, ma स्मॉल a। तो अब m की जगह लिखता हूँ किलोग्राम, a एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे था एरिया वो ऊपर जाएगा
तो मीटर -2 होगा, नीचे मीटर स्क्वायर था, ऊपर जाकर मीटर -2। तो देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को मैं पावर्स को ऐड करूंगा, तो ये पावर्स को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर -1 S-2। तो बेटे नेक्स्ट इसका यूनिट निकालते हैं। हाफ का कोई यूनिट नहीं, कांस्टेंट नंबर है। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर S-स्क्वायर। आपको अगर पता हो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मैं जब इसका स्क्वायर लूंगा और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में मैं लिखूंगा ऐसी वॉल्यूम बल्कि इसका भी यूनिट लिख देता हूं, नीचे बनेगा मीटर क्यूब, ऊपर जाकर मीटर -3। तो देखें सिंपल करूंगा अब मैं इसको, मीटर का स्क्वायर क्या बनेगा मीटर स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई 2 ये भी -2 हो जाएगा। यहीं पे मैं कर रहा हूं ये काम ताकि हमारा टाइम बचे, एक स्टेप बच जाए। तो देखें मीटर की पावर 2 और मीटर की पावर -3 ये भी बन जाएगा किलोग्राम मीटर -1 पावर और S-2। तो देखें दोनों के यूनिट सेम है। इसी तरह तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम, जी चूंकि एक्सेलरेशन ही होता है तो इसका यूनिट वही बनेगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट भी चूंकि लेंथ होती है, डिस्टेंस है ये भी, तो ये मीटर आ जाएगा। नीचे वॉल्यूम मीटर क्यूब, ऊपर जाकर मीटर -3। तो आप दोबारा देखें किलोग्राम, मीटर 1 और 1 2 और 2 और आगे मीटर -3 है तो ये बन जाएगा मीटर -1 और S-2। तो आप देख लें तीनों के यूनिट सेम आए हैं। दिस इज द MCQs। ओके जी बेटा, ये हमारा था बर्नौली इक्वेशन का आर्टिकल। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं इंटर के टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करें, इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।